बात तो इस पे भी करनी है कि सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली बुलाने की हुकूमती समरी मुस्तरद कर दी, और बात इस पर भी करनी है कि मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बने। लेकिन सबसे पहले बात करूँगा मरीम नवाज साहिबा की। मरीम नवाज साहिबा बिल आखिर वज़ीर आला पंजाब बन गई। हाउस ऑफ शरीफ का चौथा फर्द वज़ीर आला पंजाब बना। आज ज़रा चंद लम्हों के लिए शुभ शुभ बातें कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। आज मरीम नवाज साहिबा की वो फर्जी कहानी नहीं दोहराते कि मैं जब जेल में थी तो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी। यानी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना, एक तरफ वो कह रही थी कि मैं जेल में थी और डेथ सेल में थी, वहां फ्राई पैन मिल गया और फ्राई पैन इतना गर्म करने का भी कोई तरीका भी मिल गया और फिर उससे कपड़े भी इस्त्री हो गए। इस कहानी की बात नहीं करते, इस मखौल की बात नहीं करते, इस मजाक की बात नहीं करते, और ये मजाक या ये मखौल भी डिस्कस नहीं करते कि मेरी बैरून मुल्क क्या, मेरी तो अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और फिर पौने अरब की जायदाद कागजों में खुद डिक्लेयर की। और इसकी भी बात नहीं करते कि वो जो इत्साब अदालत में कैलबरी फाउंट ले आई थी, कैलबरी फाउंट बनने से पहले, और झूठी ट्रस्ट डीड जो ले आई और सुप्रीम कोर्ट में जो जालसाजी की, और इसकी भी बात नहीं करते कि मरीम नवाज का आना मरूसी सियासत जैसी लानत का एक कारनामा है। पहले और क्या हमारी जमहूरियत है, क्या हमारा निज़ाम है, क्या हमारा मुल्क है कि हाउस ऑफ शरीफ और पंजाब को देखें तो 2 मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आला, 3 मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आला, 1 मरतबा हमजा शहबाज वज़ीर आला, और अब मरीम नवाज वज़ीर आला। इन सारी बातों की इन बात नहीं करते। बात करते हैं कि मरीम नवाज के चैलेंज क्या होंगे। आज इस पर बात कर लेते हैं, ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। मरीम नवाज वज़ीर आला बनी, उन्होंने वज़ीर आला का हलफ उठाया। एक तरफ उनके वालिद मोहतरम बैठे हुए थे और दूसरी तरफ उनके चचा जान बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब, जो अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और गवर्नर हाउस में उन्होंने हलफ भी उठा लिया। और क्या प्रोटोकॉल था मरीम नवाज साहबा का, कोई 2829 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था खैर से। और मरीम नवाज ने पहली एक तकरीर भी झाड़ी है, कमाल तकरीर की है, और वादे दावे नारे और तकरीर, सुहानी तकरीर, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मरीम नवाज के चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है कि मरीम नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसके अलावा उनके पास पल्ले कुछ नहीं। पहला चैलेंज ये है। वो मुस्लिम लीग अगर उनके हाथ में दी गई, उनको मुस्लिम लीग उनको पकड़ा दी गई, मुस्लिम लीग उनके रहमो करम पर रही, तो वजह वो नवाज शरीफ की बेटी है। और आज वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, आधे से बड़ा पंजाब, 139-40 सीटों वाला पंजाब कौमी असम्बली की, अगर उसकी वज़ीर आला बन रही हैं तो उसकी वजह नवाज शरीफ की बेटी है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्हें साबित करना है कि वो अहलियत की बुनियाद पर, किसी ना किसी अहलियत की बुनियाद पर वज़ीर आला बनी है, सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं है। दूसरा बड़ा चैलेंज नातजर्बेकारी। उन्होंने खैर से एक दिन भी किसी हुकूमती ओहदे पर काम नहीं किया, एक दिन भी किसी दफ्तर में नहीं बैठी हैं, तो बड़ी खुश नसीब ना। और बिलावल भुट्टो एक दिन काम किए बगैर अरबपति हैं, और मरीम नवाज साहिबा एक दिन काम किए बगैर अरबपति हैं। और बिलावल भुट्टो के तो वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बता चुके हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है, यानी उनकी ट्रेनिंग हो रही है एज ए वज़ीर ख़ारजा, बैसियत वज़ीर ख़ारजा। जब वो 16 महीने खड़का चुके, 56 दौरे कर चुके, और मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बनकर 16 महीने वो गुजार चुके, तो उसके बाद उनके वालिद साहब कह रहे थे कि वो अंडर ट्रेनिंग है, यानी एक अंडर ट्रेनिंग बंदे को वज़ीर ख़ारजा आपने बना दिया। ये हमारा मुल्क है ऐसे कि ये बड़ों के जो बच्चे हैं ये अंडर ट्रेनिंग ही होते हैं, और फिर हम पर मुसल्लत होते हैं, और फिर ट्रेनिंग करते हैं, और फिर सीखते हैं, फिर गलतियाँ, फिर ब्लंडर, इसी वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। खैर, मरीम नवाज साहिबा की दूसरा बड़ा चैलेंज है नातजर्बेकारी। तीसरा बड़ा चैलेंज है नफरत और तकसीम की सियासत और चोरी शुदा मैंडेट। जिस वक्त मरीम नवाज पंजाब असम्बली में अपनी पहली तकरीर कर रही थी, उसी वक्त पंजाब असम्बली से चंद किलोमीटर के फासले पर 99 पीटीआई के वो मेंबर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार मीडिया से बात कर रहे थे जो फॉर्म 45 के लिहाज से जीत चुके थे और उन्हें हराया गया। मतलब एक कम 100 उम्मीदवार बैठे बता रहे थे कि हम जीत गए थे और हमें हरवाया गया है। यानी मरीम नवाज, इसका मतलब है कि चोरी शुदा मैंडेट पर वज़ीर आला बनी है। वो एक शेर याद आ गया कि ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में यह रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। तो मरीम नवाज का तीसरा बड़ा चैलेंज है नफरत और तकसीम की सियासत। मरीम नवाज खुद भी नफरत और तकसीम की सियासत करती रही हैं और इसी हवाले से वो जानी जाती हैं अब, और उसमें चोरी शुदा मैंडेट बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनका। चौथा चैलेंज है जी बदले की सियासत, इंतकामी सियासत, टिट फॉर टैट की सियासत, सियासी इंतहा पसंदी। ये मरीम नवाज इस हवाले से जानी जाती हैं, और मरीम नवाज को इस पर काबू पाना होगा, नहीं पाएंगी तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ।
और पांचवा जो चैलेंज है मरीम नवाज को वो है मजबूत अपोजिशन और पंजाब जैसा बड़ा सूबा। एक मजबूत अपोजिशन के होते हुए पंजाब जैसे बड़े सूबे के मसाइल और मसाइब पर वो किस तरह तवज्जो दे पाएंगे, ये उनका पांचवा बड़ा चैलेंज होगा। मरीम नवाज जिस वक्त असम्बली में ये तकरीर कर रही थी कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगी और औरत उनकी रेड लाइन होगी, उससे चंद लम्हे पहले असम्बली में आते हुए उज़्मा कारदार जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासतदान थी और जिनको एक मरतबा वो स्टेज पर किसी जलसे के स्टेज पर भी धक्का देकर पीछे हटा चुकी हैं, उनको मिलते हुए उन्होंने मिलने की कोशिश की तो उनका बाजू झटक कर अपनी सीट पर पहुंची थी और पहुंचकर वहां तकरीर कर रही थी कुछ देर के बाद कि औरत मेरी रेड लाइन होगी, औरत से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगी। तो मरीम नवाज का तकरीरों का, वादों का, दावों का, नारों का वक्त गुजर चुका, अमली काम शुरू हो चुका। ये मरीम नवाज का जितने अरसे भी हुकूमत चली मरकज और पंजाब की, ये उनका आखिरी चांस, पहला मौका भी है उनका, आखिरी चांस में। मुस्लिम लीग नून का भी आखिरी चांस है पंजाब में। वैसे बाय द वे मुस्लिम लीग नून की कुछ लोग बताते हैं कि अगर फेयर रिजल्ट अनाउंस किए जाते इस इलेक्शन के, जो रिजल्ट थे वही बताए जाते, तो कोई कहते हैं कि 17 नशिस्तें थी मुस्लिम लीग नून की, कोई कहते हैं 21, और जो ज्यादा से ज्यादा बताते हैं वो 30। तो मुस्लिम लीग नून का ये हाल है कि अगर फार्म 45 खुल जाए तो नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद से, ये मैं वो बता रहा हूं जो मुस्लिम लीगी सेल के कुछ लोगों ने मुझे बताया था, यानी उधर से खबर लीक हुई थी कि अगर फार्म 45 खुल जाए तो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से 16,000 वोटों से हार चुके थे लाहौर में। तो ये हाल है पंजाब का, मुस्लिम लीग का। और अब मरीम नवाज इसकी ये सबसे उन्होंने तुरुप का पत्ता निकाला है, पीछे नवाज शरीफ बैठे होंगे। अगर नाकाम हो गए तो मुस्लिम लीग भी गई और मरीम नवाज का पहला और चांस आखिरी चांस में बदल जाएगा। तो अब मुराद अली शाह की बात कर लेते हैं। तीसरी मरतबा वो सिंध के वज़ीर आला बने हैं, बिलावल भुट्टो के फेवरेट थे, लिहाजा तीसरी मरतबा बने। उनके वालिद भी वज़ीर आला रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी अब 15 साल मुसलसल और 22 साल वक्फे से अगर गिना जाए तो 22 साल, वरना मुसलसल 15 साल वो हुकूमत कर चुकी है सिंध पर। और सिंध का जो हाल है वो आपके सामने है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है सिंध असम्बली में कि उनको अपोजिशन का कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और तहरीक इंसाफ वहाँ भी तहरीक इंसाफ, GDA, जमात इस्लामी तीनों मिलकर वहाँ भी रोला डाल के बैठे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब इस बार देखते हैं बिलावल भुट्टो तनख्वाहें डबल कर पाते हैं सिंध की, क्योंकि उन्होंने मंशूर में वादा किया था कि सिंध की तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो अब देखते हैं वो सिंध में ये कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ तो कंगाल होता है, किसी काम का नहीं होता, सारे इख्तियारात सूबे में होते हैं। और आज अपनी तकरीर में ये भी बताता चलूँ कि मरीम नवाज ने जिक्र नहीं किया कि उन्होंने कहा था कि मैं 200 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगी, गैस सस्ती करेंगी और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। शायद चाचा जान मरकज़ में करें। बहरहाल मुराद अली शाह का भी टेस्ट शुरू हो चुका है कि 1970 में रोटी कपड़ा और मकान भुट्टो साहब ने जो नारा लगाया था वही नारा आज बिलावल भुट्टो लगा रहे हैं। और अभी तक 1970 से 2024 तक सिंध के कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई एक तहसील, कोई एक जिला कौंसल, कोई एक यूनियन कौंसल ऐसी नहीं जहाँ रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका हो। वापस आते हैं जी सदर आरफ अलवी पर। कौमी असम्बली की समरी भिजवाई थी बुलवाने की 29 फरवरी को कि कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया जाए। सदर आरफ अलवी ने वो समरी पहले रोक ली कि पहले कौमी असम्बली का ऐवान मुकम्मल किया जाए, मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मतलब PTI को जो खवातीन और अकलीती नशिस्तें मिलनी है, मखसूस नशिस्तें, वो दी जाएं ताकि फिर मैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाऊं। उसके बाद सदर ने वो समरी मुस्तरद कर दी 1-2 दिन के बाद। और आज सुना जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अब इजलास बुलाएंगे 29 फरवरी को। इस पर सदर पर तनकीद हो रही है कि सदर तो जी तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले, सदर तो मुल्क के सदर नहीं है, सदर ने यह क्या किया, सदर ने यह क्या किया। कोई ये नहीं कह रहा कि सदर ने ठीक काम किया। सदर अलवी वैसे कह क्या रहे हैं? सदर अलवी क्या वो गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। और सदर अलवी कह रहे हैं कि PTI को उनकी मखसूस नशिस्तें दी जाएं, खवातीन और अकलीती नशिस्तें। और सदर, क्या ये सदर गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। अब मैं तो ये हैरान हूँ कि पंजाब और सिंध असम्बलियों के इजलास क्यों बुलाए गए, वहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब क्यों करवाए गए, वहाँ वज़ीर आला दोनों क्यों मुंतखब हुए, जब अपोजिशन, मतलब पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी अपोजिशन है और मरकज़ में और उधर सिंध में भी तीसरी बड़ी पार्टी है। तो जब तहरीक इंसाफ को खवातीन की नशिस्तें ही नहीं मिली, अकलीती नशिस्तें ही नहीं मिली, मतलब जब उनका अपोजिशन का अपना हाउस ही मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो क्या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेगी, स्पीकर का लड़ेगी, वज़ीर आला का लड़ेगी। तो जब मेंबर पूरे नहीं थे तो वो क्या मुकाबला करेंगे मुराद अली शाह या मरीम नवाज का? खा वो जीत ही जाते, लेकिन अपोजिशन के पास अपनी पूरी तादाद तो होनी चाहिए। और पूरी तादाद किए बगैर पंजाब असम्बली का और सिंध का इजलास भी हो गए,
डिप्टी स्पीकर स्पीकर के भी इलेक्शन हो गए और वज़ीर आला भी दोनों जगह मुंतखब हो गए। तो अब कौमी असम्बली में, काश ये सूबाई असम्बली में भी यही होता है जो सदर ने इधर किया है। कौमी असम्बली में सदर ने अगर कहा है कि पहले उनको नशिस्तें दो, फिर मुकम्मल करो, इजलास बुलाओ, तो उस पर सारे चीख रहे हैं। एक मैंडेट चोरी किया, ऊपर से ये नई वारदात, मतलब एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। और यकीन करें, हम अपने तमाशा लगाने में, अपना मखौल बनाने में, अपना मजाक उड़ाने में हम माहिर हो गए। बुरहानों में से एक नया बुरहान निकालते हैं। अब क्या किया उन्होंने, सदर का तोड़ निकाल लिया है। सदर का तोड़ ये निकाला है कि अब राजा परवेज अशरफ इजलास बुलाएंगे, बुला लें इजलास। और सुना यही जा रहा है कि लग ऐसे ही रहा है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को खवातीन की और अकलीती नशिस्तें नहीं देगा। अगर देगा, जिसके 5 या 10% चांस है, तो वो ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि जैसे सिंध और पंजाब में सारा कुछ हो गया, डिप्टी स्पीकर स्पीकर हो गया, वज़ीर आला मुंतखब हो गए, इसी तरह मरकज़ में वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर होगा, और उसके बाद सदारती इंतखाब होगा, और उसके बाद इनको नशिस्तें दी जाएंगी। ये भी है 5-10% चांसेस। और 1-आध% चांस ऐसे भी है कि शायद कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा आ जाए, इलेक्शन कमीशन को नशिस्तें दे दी जाए। लेकिन वही ना कि हम इस मुल्क का मजाक बना बना के पाकिस्तान को हमने मखौलिस्तान बना दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।